गुड इवनिंग। तो गाइज हम अपनी यूनियन एंड टेरिटरीज हमारा ये चैप्टर चल रहा था। तो गाइज आप एक बार देख लीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है हमारे पार्ट 1 में कवर होगा अंडर आर्टिकल 1 to 4। उन आर्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों है? क्योंकि दो रीजंस है। एक तो ये रीजन है कि जो हमारी स्टेट बनी है, जो हमारा यूनियन बना है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है, ठीक है, लाइक यूएसए। एंड सेकंड थिंग ये है कि किसी भी स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो हमारे यूनियन से अलग हो, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो इट इंक्लूड्स ओनली स्टेट, जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इट इज क्वाइट अ वाइडर एक्सप्रेशन एंड इट इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटरीज विच इज एक्वायर्ड बाय इंडिया। फाइन। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी नहीं करता है। इसके अलावा गाइस हमने ये पढ़ा था आर्टिकल 2 के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और एडमिशन ऑफ एनी न्यू स्टेट इनटू आवर यूनियन। फाइन। लेकिन हमने ये पढ़ा था जो आर्टिकल 2 है वो क्या है, वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करती। लाइक आर्टिकल 3 में भी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह स्टेट्स को, दो स्टेट्स को बना सकते हैं स्टेट, या एक स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 2 स्टेट, या हम किसी की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, या किसी का एरिया बढ़ा सकते हैं या डिमिनिश कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं किसी स्टेट का नाम बता सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 में जो भी है वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ना कि हमारे कुछ बाउंड्रीज जो अगर हम आउटसाइड द बाउंड्रीज है उसको कवर नहीं करता। फिर हमने ये बताया था कि अगर हमें एस्टेब्लिश करना है, एडमिशन करना है किसी भी स्टेट का, या हमारी स्टेट को अल्टर करना है, उसके लिए हमें कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये सभी पावर पार्लियामेंट को पूरी दी गई है और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। लाइक अगर आप कुछ करना चाहते हो किसी भी स्टेट के साथ, इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो अगर आपको पार्लियामेंट में बिल क्या करना होगा, लाइक इंट्रोड्यूस करना होगा, तो आपको विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। ये डिस्कस कर लिया था सिंपल मेजोरिटी से, और कोई अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। फिर हमने ये भी बोला था कि लेकिन अगर हम अपनी कोई इंडियन टेरिटरी फॉरेन टेरिटरी को दे रहे हैं देन वी नीड अमेंडमेंट। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में हमने इंडिया की कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को दी थी, और उसी तरह 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर हमने कुछ अपनी जो टेरिटरीज हैं वो बांग्लादेश को दी थी। फाइन। तो इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था किस तरह धीरे धीरे हमने कुछ कमिटीज बनाई। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा धार कमीशन पढ़ाया था, जिसने क्या बोला था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को अलग नहीं कर सकते। फिर जेवीपी कमेटी पढ़ाई थी, उन्होंने भी इस चीज को मना कर दिया था। और फाइनली जब हमने कौन सा कमीशन बताया था, फैज अली कमीशन बताया था, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइन। और सबसे पहला जो स्टेट था वो 1953 में आंध्र प्रदेश क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 1956 में हमारा जो एक्ट आया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ऑफ 1956, जिसमें क्या था कि हम स्टेट्स को किस तरह से रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइन। 1956 तक हमारी जो स्टेट्स थी वो 14 स्टेट्स थी प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज थे, और इसके अलावा जो पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी का जो सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया। अब हमने पढ़ा था आज से न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो आफ्टर 1956 जिसको क्रिएट किया गया। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट किस ईयर में फॉर्म हुई है। फाइन। इवन आफ्टर द लार्ज स्केल इतना रिऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का 1956 में, जो हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो डिफरेंट टाइम पे कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहा, क्योंकि या तो प्रोटेस्ट होते रहे डिफरेंट तरह के, या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी आती रही कि हमारे स्टेट को जो है, हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है उसको बार बार चेंज करना पड़ा। ये क्या हुआ, क्योंकि डिमांड आई डिफरेंट सेक्शन से कि हमें कुछ और स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनको क्या करना पड़ा, बाइफरकेट करना पड़ा, मतलब कि एक स्टेट को तोड़ के 2 या 3 स्टेट्स बनानी पड़ी। अब हम सबसे पहले देखते हैं, देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो सबसे पहली स्टेट बनी थी वो थी आंध्र प्रदेश। इसके अलावा 1960 में क्या बनाया गया, बॉम्बे की जो स्टेट थी उसको डिवाइड, बायलिंगुअल मतलब कि बॉम्बे में उस वक्त 2 भाषा चलती थी, उसको 2 सेपरेट स्टेट्स में बना दिया गया
महाराष्ट्र बनाया जो मराठी लोग बोलते हैं, इसके अलावा गुजरात बनाया जो लोग गुजराती बोलते थे, और गुजरात को एस्टेब्लिश किया एज अ 15th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगी, जो गुजरात बनी वो 15th स्टेट बनी, कब बनी, 1960 में बनी। देखो गाइस अब आप हर एक स्टेट को अगर बुरा बुरा लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइक डिक्शनरी है ना वो आपकी कहीं ना कहीं लाइक समझ रहे हो ना, वो लाइक आप इतना बड़ा लिखते रह जाओगे। आप क्या कर सकते हो, अगर आप पंजाब लिख रहे हो तो आप उसको पीबी की तरह यूज कर सकते हो, हरियाणा लिख रहे हो तो एचआर यूज कर सकते हो, जो वहां के व्हीकल कोड है ना आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उन स्टेट्स को लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। फाइन, महाराष्ट्र को एमएच लिख सकते हो, ठीक है। तो 1960 में गुजरात को क्या किया, सेपरेट किया फ्रॉम बॉम्बे, और 15 स्टेट बनाएगी गुजरात को। फाइन, दादरा एंड नगर हवेली, पोर्टुगीज ने क्या किया, इस टेरिटरी को रूल किया कब तक किया, 1954 तक। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 1961 तक ही लोगों के द्वारा खुद किया गया। मतलब कि दादरा एंड नगर हवेली पे जो रूल था वो पोर्टुगीज ने किया कब तक, 1954 में। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोगों के द्वारा खुद किया गया 1961 तक। हाउएवर इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। फाइन, देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, मैं अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, आई होप आप भी सब लिखते रहना अलग से। देखो सबसे पहले क्या बना, गुजरात 15 स्टेट बना, कब बना, 1960 में बना। फिर हमने पढ़ा दादर एंड नगर हवेली क्या बना, यूनियन टेरिटरी बना, किस अमेंडमेंट एक्ट के साथ, देखो ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। फाइन, तो कब बना 10th अमेंडमेंट एक्ट, और कब बना 1961 में। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया ने क्या किया था, ये जो 3 टेरिटरीज को एक्वायर किया था, किससे, पोर्टुगीज से। मतलब कि मैंने आपको बताया था गोवा पहली स्टेट ऐसी थी जहां पे पोर्टुगीज ने सबसे पहले अपने आप को इसको गोवा को हड़पा था और सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ा। तो इंडिया ने ये जो 3 टेरिटरीज थी, मेनली गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, वो पोर्टुगीज से छीनी, ठीक है। और ये हमने 1961 में पुलिस एक्शन के थ्रू पोर्टुगीज से इस स्टेट्स को क्या करवाया, आजाद कराया, और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। लेकिन 1987 में गोवा को अलग से स्टेट बनाया गया, कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मतलब आपको समझ में आया, इनिशियली गोवा और दमन दीव को दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। लेकिन 1987 में गोवा को सेपरेट स्टेट बना दिया गया और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपको पता होना चाहिए, गोवा किससे अलग हुआ था, दमन एंड दीव से अलग हुआ। दमन एंड दीव कब बनाया गया, एक मिनट गाइस, दमन एंड दीव कब बनाया गया, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, ठीक है। गोवा अलग से स्टेट कब बना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशियली क्या था, यूनियन टेरिटरी। फाइन, और गोवा स्टेट कब बना, 1987 में। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेंगे कि दमन एंड दीव किस स्टेट से अलग किया गया, तो आपको पता होना चाहिए गोवा से अलग किया गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पुडुचेरी अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता होना चाहिए जो टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी थी वो इनिशियली कौन कौन से एरिया को कंप्राइज करती थी, ये फ्रेंच की एस्टेब्लिशमेंट थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में इसमें कौन कौन से टेरिटरी थी, पुडुचेरी थी, कराईकल, माहे और येनम थे। फ्रेंच ने क्या किया था, इन टेरिटरीज को इंडिया को दे दिया था 1954 में, और सब्सिक्वेंटली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 में। लेकिन फिर पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। हमने क्या बनाया, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या बनाया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, किसको, पुडुचेरी को। फाइन गाइस, ये देखो लाइन वाइज ये सारे एक्ट आप लिख लीजिए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ किसको बनाया गया। नेक्स्ट नागालैंड में 1963 में नागालैंड के स्टेट को बनाया गया बाय टेकिंग, कैसे बनाया गया, जो असम में से कुछ रीजन थे, नागा हिल्स और तुनसंग एरिया को असम के रीजन से हटा के नागालैंड के स्टेट बनाया गया। इसको इसलिए बनाया गया ताकि वहां पे जो उस वक्त जो नागाज थे उनको सेटिस्फाई किया जाए। हाउएवर नागालैंड को स्टेटस देने से पहले ये जो नागालैंड को 16th स्टेट बनाया यूनियन का, इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961। फाइन, तो गाइस अब आपको क्या देखा है चीज, नागालैंड कब बना हमारा, 1963 में बना, और ये हमारी 16th स्टेट थी। फाइन, देखो अभी तक की जितनी भी बनी है ना बीच में, ये यूनियन टेरिटरी बनी है। दादर एंड नगर हवेली भी यूनियन टेरिटरी बनी थी, इनिशियली गोवा भी यूनियन टेरिटरी बनी थी, दमन एंड दीव भी यूनियन टेरिटरी बनी थी,
पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी बनी थी। जो नागालैंड बनी वो 16 स्टेट बनी थी। 15 स्टेट कौन सी थी? गुजरात। इनिशियली 14 थी ना, 15 स्टेट कौन सी बनी थी? गुजरात। फाइन, अब हम आगे पढ़ते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। 1966 में क्या हुआ? पंजाब की स्टेट को बाइफरकेट किया गया और उसमें से हरियाणा को बनाया गया, जो कि हमारी 17 स्टेट बनी। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी बनाई गई चंडीगढ़ को। इसमें क्या हुआ? उस वक्त डिमांड बनी कि एक सिख होमलैंड होना चाहिए, पंजाबी सभा होनी चाहिए। ऐसा अकाली दल ने ऐसा मतलब की डिमांड रखी अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारासिंह। इस रिकमेंडेशन के शाह कमीशन उस वक्त 1966 के, उसकी रिकमेंडेशन पे पंजाबी स्पीकिंग एरिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इनटू अ स्टेट ऑफ पंजाब, और हिंदी स्पीकिंग जो एरियाज था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा, और जो हिली एरियाज थे उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया। फाइन, देखो भाई 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। हाउएवर 18 स्टेट बनाया गया, जब उसको स्टेट का क्या बना दिया? उसको स्टेट कर दिया, ठीक है। इन 1971 हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी होता था उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया। फाइन, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए इसमें? 1966 में हरियाणा भी कब बना? 1966 में। कौन से स्टेट बना? ये 17 स्टेट। फिर हिमाचल प्रदेश क्या बना? 18 स्टेट बना। ये क्या बना? 1966 में। जबकि चंडीगढ़ को हमने क्या बनाया? चंडीगढ़ को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। फाइन, चंडीगढ़ को हमने क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। कब? 1966 में। फाइन गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में क्या किया? नॉर्थ, एक सेकेंड गाइस, नॉर्थ ईस्ट का जो मैप था उसको जरा हमने उसमें कुछ चेंज किया। हाँ, 1972 में क्या किया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें काफी मेजर चेंज लिया गया। इसलिए जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं मणिपुरा और त्रिपुरा, और जो सब स्टेट है मेघालय को, उसको क्या मिला? स्टेटहुड मिला। और जो दो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिनको ओरिजिनली हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, वो एग्जिस्टेंस में आई। एक मिनट गाइस। यस गाइस, अब क्या किया? 1972 में स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें काफी मेजर चेंजेस है। देखो इनिशियली क्या था? जो मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज होती थी, इन यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का दर्जा दिया गया, और साथ में मेघालय का जो सब स्टेट है उसको क्या किया गया? उसको भी, एंड जो दो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसको ओरिजिनली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, वो भी पिक्चर में आई। इससे क्या हुआ? जो नंबर ऑफ हमारी इंडिया में स्टेट्स थी जो इनिशियली 14 होती थी एट द एंड ऑफ 1956, अब टोटल कितनी हो गई? 21, जिसमें जो मणिपुर थी वो 19 स्टेट बनी, त्रिपुरा 20th स्टेट बनी, और मेघालय 21st स्टेट बनी, ठीक है। इनिशियली जो है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 ने मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट बनाया या सब स्टेट बनाया विद इन द स्टेट ऑफ असम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाउएवर ये जो चीज था वो मेघालय के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के टेरिटरीज हैं उनको क्या किया? असम से निकाल के अलग से क्या बनाया गया? टेरिटरीज बनाई गई। फाइन, तो अब कितनी स्टेट्स होंगी? थोड़ी, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। फाइन, अब आप देख सकते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये कौन कौन स्टेट? ये 19 स्टेट बनी हमारी, ये 20th स्टेट बनी, ये 21st स्टेट बनी, और ये तीनों की तीनों कब बनी? 1972 में। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना सिक्किम। देखो 1947 तक जो सिक्किम थी वो इंडियन की प्रिंसली स्टेट थी, जो वहां के चोग्याल जो रूलर थे उनके द्वारा रूल किया जाता था। 1947 में जब ब्रिटिश पैरामाउंटेसी लैप्स होगी तो सिक्किम क्या बन गई? प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया बन गई, जबकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं एज्यूम किया कि जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्किम की इंडिया पे है। 1974 में सिक्किम ने बोला कि वो इंडिया में क्या करना चाहती है? इंडिया में मर्ज होना चाहती है। इसलिए क्या किया? क्योंकि अब फॉरेन टेरिटरी है तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1974 में, वो पार्लियामेंट में इनेक्ट करवाया गया, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए सिक्किम कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से बना? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, ये पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया। इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट हम इसको क्या कर सके? सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे सके ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन। इस पर्पज के लिए एक आर्टिकल 2A और न्यू शेड्यूल 10 शेड्यूल जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना पड़ा। फाइन, अब मैंने अभी आपको डिस्कस किया था आर्टिकल 2 में हम क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कवर करते हैं, लाइक
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी न्यू स्टेट को ऐड कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, इवन कि किसी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर करके। फाइन। जबकि आर्टिकल 3 में क्या कर सकती है, सिर्फ जो पार्लियामेंट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को बदल सकती है। फाइन। तो आर्टिकल 2A के अंडर और कुछ 10 शेड्यूल में कुछ कंडीशंस थी, उनको इंसर्ट किया गया। फाइन। हाउएवर ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि ये लोगों की, जो सिक्किम के लोग थे, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फिर एक रेफरेंडम आया 1975 में, जिन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना है, चोग्याल के जो इंस्टीट्यूशन है उनको एबोलिश करना होगा। फाइन। एंड सिक्किम को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा। कॉन्सिक्वेंटली फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1975 में, जिसको इनेक्ट किया गया ताकि हम सिक्किम को इंडिया की फुल फ्लैश स्टेट बनाया गया, या फिर 22nd स्टेट इंडिया की सिक्किम को बनाया जाए। इस अमेंडमेंट में सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल को क्या किया, चेंज किया, फोर्थ शेड्यूल को चेंज किया, और एक आर्टिकल ऐड किया गया 371F, सो दैट हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस वहां सिक्किम को प्रोवाइड कर सकें, सो दैट हम सिक्किम को अच्छे वे में एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। इसके अलावा हमने आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया, 10 शेड्यूल को रिपील कर दिया, और जो 35th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। मतलब क्या हुआ गाइस, सिक्किम को इनिशियली इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। साथ में हमने कुछ ऐड किया, आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल ऐड किया, लेकिन इससे क्या किया, सिक्किम के लोगों को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए 36 अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। इससे हमने क्या किया, जो चोग्याल के इंस्टीट्यूशंस थे उनको एबोलिश किया, और हमने जो क्या किया, कुछ अमेंडमेंट कहाँ ऐड किया, फर्स्ट शेड्यूल में। देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए किस किस शेड्यूल को हम चेंज करते हैं, फोर्थ शेड्यूल को, प्लस हमने आर्टिकल ऐड किया 371F, और इससे हमारा क्या बन गया, ये हमारी 22nd स्टेट बन गई। फाइन। तो अब आपको पता होना चाहिए सिक्किम तो हमारी 22nd स्टेट बनी। तो हम लिख लेते हैं जरा इसमें, सिक्किम हमारी 22nd स्टेट बनी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। फाइन। और इस तरह हमारी न्यू स्टेट बन गई, और इसमें हमने एक आर्टिकल भी ऐड किया गया। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो जब हम स्पेशल प्रोविजंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस आर्टिकल के बारे में उस वक्त वहां पढ़ेंगे। फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987 में 3 स्टेट्स को बनाया गया, एक तो मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को। ये हमारे एक्ट बना, मतलब कि 23rd स्टेट हमारी कौन सी बनी, मिजोरम, 24th बनी हमारी स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और 25th स्टेट जो बनी वो कौन सी बनी, गोवा। जो यूनियन टेरिटरी थी पहले जो मिजोरम को, उसको हमने फुल स्टेट का दर्जा दे दिया। इसके अलावा हमने क्या किया, ये कैसे, जब हमने जो मिजोरम की जो यूनियन टेरिटरी थी उसको हमने स्टेट कैसे बनाया, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया, दैट इज द मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 में, जो किस किस के बीच में साइन हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, मिजो नेशनल फ्रंट, और जिसमें क्या हुआ, जो पिछले 2 दशक से 20 साल से जो इंसर्जेंसी हुई थी उसको एंड करनी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को जो यूनियन टेरिटरी थी फ्रॉम 1972, उसको भी हमने फुल फ्लैश स्टेट बनाया, जो 24 स्टेट बनी। और गोवा की स्टेट जो मैंने आपको बताया था, जो पहले इनिशियली दमन एंड दीव के साथ यूनियन टेरिटरी थी, उसको हमने सेपरेट किया फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, और उसको हमने 25th स्टेट बनाया। फाइन। तो अगर अब ये जरा हम लिख लेते हैं अलग से, सो दैट आपके पास ये पूरी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेट बनी, 23rd, 24th और 25th। और कब बनी है, तीनों की तीनों बनी 1987 में। फाइन। देखो इसमें ज्यादा आपको हिस्ट्री याद नहीं रखनी है कि हमने कौन कौन से अकॉर्ड साइन किया, ये साइन किया, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको खुद बता दूंगी। फिर बना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में फिर 3 स्टेट्स को बनाया गया, दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब छत्तीसगढ़ को हमने मध्य प्रदेश में से अलग करके बनाया, उत्तराखंड को आपको पता है यूपी में से अलग करके बनाया, और झारखंड को बिहार में से अलग करके बनाया, और इस तरह से 26, 27 और 28 स्टेट बन गई इंडिया यूनियन की। फाइन। अब आप पढ़ते होंगे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, तब हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक बार लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, और फिर क्या बना, झारखंड बना, ठीक है। ये हमारी बनी 26 स्टेट, 27 स्टेट, और ये बनी 28 स्टेट। और ये कब बना सबका सब, 2000 में। फाइन। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा तेलंगाना आया, वो कब आया, जब हमारी 29 स्टेट बनी है। कब आई ये, 2014 में, ठीक है। स्टिल हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से।
तेलंगाना 2014 में न्यू स्टेट आई तेलंगाना की, जो उसको 29 स्टेट बनाया गया। इसको कैसे बनाया? आंध्र प्रदेश के टेरिटरीज में से अलग करके। जो आंध्र स्टेट एक्ट है 1953 का, वो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी इंडिया की, जिसको हम आंध्र स्टेट बोला था। इसमें से हमने तब क्या करा था, तमिलनाडु में से या फिर स्टेट ऑफ मद्रास में से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके आंध्र प्रदेश की स्टेट बनाई की थी। और उस वक्त जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी वो कुर्नूल थी, और जो हाई कोर्ट जो था वो कहाँ पे स्थित था? गुंटूर में। इसके अलावा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उन्होंने क्या किया था, कुछ हैदराबाद स्टेट के जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं और आंध्र स्टेट को क्रिएट किया था विद आंध्र स्टेट, और इसको आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया। इस वक्त इस कैपिटल थी स्टेट की वो हैदराबाद शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अगेन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को बाइफुर्केट करके आंध्र प्रदेश को 2 सेपरेट स्टेट में बना दिया गया, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। अब ये रिसेंट है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। 2019 तक अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो एक अपना स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर ली थी अंडर आर्टिकल 317। 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को एबोलिश कर दिया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। दिस ऑर्डर को सुपरसीड किया गया टू द अर्लियर ऑर्डर नोन एज, एक मिनट, 2019 का जो ऑर्डर था उसने क्या किया, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया कि ये सभी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होंगे। इस कारण क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था अंडर आर्टिकल 370, उसको क्या कर दिया, वहां पे इनऑपरेट हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लेके आए, जिसमें हमने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। एक तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको हमने क्या किया, कंप्राइज, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे, एक्सेप्ट कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट, जो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट बन गया। इसलिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो 1956 में कितने थे, 14 स्टेट, 46 यूनियन टेरिटरीज, जो बढ़ के कितनी हो गई अब 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी 2019 तक। ठीक है, ये 2019 तक बताया है। हाईवर उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली को इकट्ठा करके 8 यूनियन टेरिटरीज अब रह गई हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टेट्स के क्या किया जाए, नाम भी चेंज किए गए। अब आप देख लो, कुछ स्टेट्स के, कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम भी हम चेंज करते रहे। जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो यूपी है, वो पहली स्टेट थी जिसका नाम कन्वर्ट करके यूनाइटेड प्रोविंसेस को यूपी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश 1953 में, 1969 में मद्रास को रीनेम करके तमिलनाडु किया गया, 1973 में मैसूर को रीनेम करके कर्नाटका किया गया। उसी साल 1973 में लक्षद्वीप, मिनिको, अमेनिद्वीप आइलैंड्स को रीनेम करके लक्षद्वीप किया गया। 1992 में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली था उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए एनसीटी दिल्ली बनाया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 को। 2006 में उत्तरांचल को रीनेम करके उत्तराखंड किया गया। सेम 2006 में पोंडुचेरी को रीनेम करके पुडुचेरी किया गया, और 2011 में ओडिशा को रीनेम करके ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, तो इन सबके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप देख सकते हो ये गाइस, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। अभी 2019 में इंडिया की कितनी कौन सी स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, ये आपको देखो कैसे आपको सब पता होगा, मैं फिर भी एक बार पढ़ा देती हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये हमारी 8 स्टेट्स हैं। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरीज हमारी 9 है, हाउएवर अभी 8 है। सबसे पहली कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एक हो चुकी है, दिल्ली और बोले तो एनसीटी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। फाइन, तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। इसके अलावा आप कुछ एक्ट भी दे सकते हो, क्या लॉज बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक है असम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951, ये करता है मेनली असम के स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करता है, सो दैट वी कैन को जो इंडिया की जो असम की जो स्टेट है उसको भूटान से जो टेरिटरीज है उनको अलग कर रहे हैं। आंध्र स्टेट एक्ट है 1953 का,
इसके अंडर क्या हुआ, पहला जो हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया था। कैसे किया गया था? सो दैट हम जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास उनको अलग करके। फिर आई हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट। इसमें क्या किया, हिमाचल प्रदेश की न्यू स्टेट को बनाया गया बाय यूनाइटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर। इसके अलावा चंद्रनगर मर्जर एक्ट 1951। गाइस ये टाइम पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा हमने डिफरेंट स्टेट बने, आप देख सकते हो, ये हमने कल सारा पढ़ लिया था। ये एक तरह की समरी है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर टेरिटरीज एक्ट आया था 1956 में। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड मद्रास एक्ट 1959। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। एक्वायर्ड टेरिटरीज मर्जर एक्ट 1960। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट। तो गाइस ये हमने मतलब कि इसको आपने इतना कुछ याद नहीं करना, ठीक है गाइस। ये हमने बस ये बताया कि कौन कौन से स्टेट को किस किस एक्ट में बनाया था, ठीक है। अब देखो गाइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। आर्टिकल 1 में है, ये बोला कि इंडिया दैट इज द भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें हमारी नेम लिखा हुआ है और हमारी पॉलिटी कैसी होता है। सेकंड में क्या है कि वी कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2A में क्या था, इसको आई रिपील कर दिया गया, सिक्किम के साथ दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि जब 36 अमेंडमेंट एक्ट में आया था तो जो आर्टिकल 2A को हमने ऐड किया गया था बाय 35th अमेंडमेंट एक्ट, उसको हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 3 में क्या, हम किस तरह न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को, नेम्स को। आर्टिकल 4 में क्या है, जो भी लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और अंडर आर्टिकल 3 उनको आपको क्या करना पड़ता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, जो भी लॉज हैं अंडर आर्टिकल 2 अंडर आर्टिकल 3 उसको बनाने के लिए आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल, आपको पता है जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किसके साथ डील करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फोर्थ शेड्यूल गाइस क्या है, मेनली जो हमारी राज्यसभा होती है, बोलते हो काउंसिल ऑफ स्टेट, उनकी क्या होता है, उनकी उसके बारे में होता है कि उनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में चेंज कर रहे हो, किसी स्टेट को ऐड कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट आर्टिकल और फोर्थ आर्टिकल में अमेंड करना पड़ेगा, फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, फाइन। तो सबसे पहले हमारा जो आज का पहला जो यूनियन एंड टेरिटरीज चैप्टर नंबर 5 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अ बिल पर्टेनिंग टू द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो गाइस अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी स्टेट को अल्टर करना है उसकी बाउंड्रीज को, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ये बात बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ा कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। लेकिन हमने सेकंड स्टेटमेंट देखो, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी स्टेट को अल्टर करना है, आपको पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो सेकंड हाफ की लाइन है वो बात बिल्कुल सही है। हेलो, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, तो अगर आप पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करते हो, देन हमको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। इसकी जो सेकंड हाफ लाइन है ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसने पूछा कि आप सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं गाइस। देखो जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या कवर होता है, लोकसभा भी कवर होता है, राज्यसभा भी कवर होता है, ठीक है। तो ओनली राज्यसभा, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ओनली करेक्ट है। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ स्टेट, और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगाना है, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आपको एकदम से लर्न नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे आपको पता होना चाहिए हमने नागालैंड के स्टेट कब बनाया, 1963 में। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया, 1956 में। स्टेट ऑफ हरियाणा कब बना, 1966 में। स्टेट ऑफ गुजरात कब बना, 1960 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो क्या सही होगा, 2 4 1 3। तो करेक्ट आंसर इज 2 4 1 3, fine. The boundary state in India can be altered through the procedure laid down in. देखो अगर आपको इंडिया के स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है तो आपको किस प्रोसीजर के थ्रू आप जाओगे, आर्टिकल 368। मैंने आपको बताया था अगर आप इंडिया के इंटरनल स्टेट को कुछ अल्टर कर रहे हो तो यू डोंट नीड अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 के अंदर क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर कह रहे हैं, तो ये गलत हो गया। आर्टिकल 130, आप अभी आर्टिकल 130 को जानते ही नहीं, आर्टिकल 70 को भी नहीं जानते, ठीक है। तो आप रहने दीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 1 to 4 कवर होता है अंडर पार्ट 1 अगर आप इसको डील करते हो। सो करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल 3। नेक्स्ट है 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
announced the formation of commission to study the reorganization of states on a linguistic basis under the chairmanship of, किसके चेयरमैनशिप पे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन को फॉर्म किया था। टी कृष्णमाचारी, वल्लभ भाई पटेल, फैजल अली या जीपी पंत। देखो आप सबको पता होगा जब वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया उससे पहले हमने कौन से कमीशन को बताया था? फैज अली कमीशन को बताया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। जब हमने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, तो कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई थी? 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज, 15 स्टेट्स एंड 5 यूटीज, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, 24 स्टेट एंड 9। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जब हमने पास किया था तो हमारी जो बनी थी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। देखो गाइस मैंने आपको अच्छे से लिखवाया इसको शॉर्ट नोट्स में अलग से कि आप किस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। द यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ legislature of the concerned state, an executive order of the union government with the consent of the concerned state। देखो मैंने आपको बताया था अगर हमें कुछ भी रीऑर्गेनाइज करना हो तो हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। मैंने आपको उस वक्त डिस्कस भी किया था, इस तरह के ऑप्शन दे देगा। तो ना 2/3 मेजोरिटी कोई जरूरत नहीं है, ना आपको स्टेट्स का कंसेंट जरूरी है। हमने ये डिस्कस किया था अगर आपका कोई दो कंट्रीज में डिस्प्यूट और बॉर्डर डिस्प्यूट, तब हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको सोल्व कर सकते हैं, तब हमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। फाइन, तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ए, बी, सी एंड डी इन द ईयर 1950। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट? द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट, राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी स्टेट, गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरीज सी एंड डी स्टेट। ठीक है, इसके अलावा क्या? देखो सिंपल बताना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में जो सीट होती थी उनका कौन हेड होता था? क्या राज प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड होता था कैटेगरी ए का, चीफ कमिश्नर क्या बी का, पी और सी का होता था, गवर्नर क्या डी स्टेट्स का होता था, या फिर गवर्नर होता था एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, राज प्रमुख होता था एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट, चीफ कमिश्नर होता था कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स का, या फिर गवर्नर हेड ए होता था, चीफ कमिश्नर बी का होता था, राज प्रमुख होता था सी एंड डी में। तो बताओ कौन सी इसमें करेक्ट है? देखो कहते थे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब पार्ट 4 में डिवाइड हुई तो हमने पढ़ा था जो कैटेगरी ए की स्टेट्स थी उसमें मेनली ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और उनके जो हेड होते थे वो गवर्नर होते थे। फिर हमने पढ़ा था पार्ट बी में जो मेनली स्टेट्स थी वो कौन सी होती थी? प्रिंसली स्टेट थी और उनके जो हेड होते थे वो राज प्रमुख होते थे। और जो कैटेगरी सी में जो स्टेट्स थी वो मेनली कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थे, चीफ कमिश्नर स्टेट्स हम लोग होते। ठीक है, तो सर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी। नेक्स्ट है, who among the following was the head of Linguistic Provinces Commission appointed in the year 1948 to inquire into the linguistic provinces। जब हमने 1948 में Linguistic Provinces Commission को अपॉइंट किया था तो उनका हेड कौन होता था? जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस एस.के. धर, जस्टिस फैजल अली कमीशन, पट्टाभाई सीताराम। देखो गाइस हमने बताया था आपको सबसे पहले जो हमने लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अपॉइंट किया था उसका नाम था धार कमीशन। ठीक है, तो उनके जो हेड थे वो धार थे, तो जो करेक्ट आंसर है वो बी। फाइन, उसके अलावा हमने जेवीपी कमेटी बनी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पूटा वो थे। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर है जो उसका जस्टिस एस.के. धर। नेक्स्ट है, कौन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कौन सी इंडियन यूनियन के स्टेट्स बनी? आंध्र प्रदेश 1953 में, फुल स्टेटहुड के अकॉर्डिंग बनाना है नागालैंड 1963 में, महाराष्ट्र 1960 में, हरियाणा 66 में। सो करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया? 1, 3, 2, 4। सो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको बताया था जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को बताया था 3 मेंबर्स का कमीशन था, कौन इसका मेंबर नहीं था? फैजल अली कमीशन तो था ही। ठीक है, पोटी श्रीमलालू, के.एम. पन्नीकर, H.N. कुजरू। देखो गाइस पोटी श्रीमलालू नहीं थे इनके मेंबर्स क्योंकि ये वो थे जो हंगर स्ट्राइक में मरे थे, सो दैट वो डिमांड कर रहे थे कि आंध्र स्टेट बने। फाइन, तो जो इसका मेंबर नहीं थे वो कौन थे? बी, दैट इज द पोटी श्रीमलालू। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया।
द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। ये बात बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू वाज पर्टिकुलरली इन द फेवर ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट दैट केम इन द वेक ऑफ सक्सेस ऑफ आंध्र मूवमेंट। देखो भाई, नो डाउट 1953 में आंध्र प्रदेश की स्टेट अलग हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कभी भी फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाए। जो जेवीपी कमेटी आई थी उन्होंने रिजेक्ट किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को सेपरेट किया जाए। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि वो फेवर में नहीं थे, वो बिल्कुल अपोज में थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन। नेक्स्ट है, अगेन आपने बताना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, कौन से स्टेट को कब स्टेटहुड की जो क्रेडिट किया जाए। गोवा 1987 में, हरियाणा 1966 में, मेघालय 1972 में और सिक्किम को 1975 में। ठीक है, तो गाइस आप देख लीजिए 87 का 4, हरियाणा 1, मेघालय 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर इज 4, 1, 2, 3। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है भाई, देखो गाइस ये मैंने आपको टेलीग्राम पे फर्स्ट डे ही शेयर कर दी थी ये पूरी पीडीएफ, तो वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द आर्टिकल। इंडियन पार्लियामेंट को न्यू स्टेट बनाने का जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3। एक मिनट। नेक्स्ट है, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। न्यू स्टेट बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखो गाइस मैंने आपको बताया न्यू स्टेट बनाने की जो पावर है वो एक्सट्रीमली किस पे है? पार्लियामेंट पे। इवन के बिना स्टेट के कंसेंट से भी हम स्टेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। देखो ये जो क्वेश्चन रिपीट होंगे देन मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी। फाइन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन यूनियन? अगेन पार्लियामेंट, लोकसभा, पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे कब रीऑर्गेनाइज किया गया? 1947, 1951, 1956 या 2000? आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, उसी के बेसिस पे इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस में सेपरेट करना पड़ा। तो करेक्ट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 हमारा इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा करेक्ट आंसर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमने एवरीवन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देखो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना। नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। लॉ के थ्रू पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकती है। सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द। अभी हमने आर्टिकल 4 पढ़ा कि अगर आप जो लॉज हैं अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हो देन यू हैव टू अमेंड फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। सो बी स्टेटमेंट इज प्योरली करेक्ट। सी स्टेटमेंट, such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 3। हमने गाइस क्या पढ़ा था? अगर आप कोई न्यू स्टेट्स बना रहे हो देन यू डोंट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट। और ये क्या बात करें अमेंडमेंट की जरूरत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी क्योंकि आपको अमेंडमेंट की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है, नो बिल फॉर एनेक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हुज एरियाज, बाउंड्रीज और नेम इज इफेक्टेड। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप क्या कर सकते हो, आपको पहले उसको रेफर करना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। नेक्स्ट न्यूज कह रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। अ बिल फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास बाय। कैसे पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स। मैंने आपको बताया था स्टेट का कंसेंट जरूरी नहीं है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए जो करेक्ट आंसर है वो सिंपल मेजोरिटी है। 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ स्टेट्स, ऐसा नहीं है। नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल मेजोरिटी से स्टेट्स को बना सकते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर अ डैश मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सिंपल 2/3, 3/4, 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ ऑल स्टेट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल मेजोरिटी से आप किसी भी स्टेट को बना सकते हो। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेड बाय। जो यूनियन टेरिटरीज है उनको कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर,
एडमिनिस्ट्रेटर। देखो गाइस, जैसे हमारे स्टेट्स होता है उनको जो हेड करता है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, फाइन। और जो पावर होते हैं वो गवर्नर के हाथ में होते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज को जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट होता है। हाई वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो क्या करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सो दैट वो उस स्टेट को कर सके, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आंसर है असर्शन, इंडिया इज नॉट अ यूनियन। गलत हो गया भाई, इंडिया तो यूनियन है। यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट। ये बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट को कुछ भी कर सकती है बिना स्टेट के कंसेंट, ठीक है। सो बताओ, बोथ ए आर ट्रू, ए तो ट्रू ही नहीं है, ए एंड आर ट्रू, ये गलत हो गया। ए इज ट्रू, गलत भाई, ए इज फॉल्स एंड आर ट्रू, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर आपको फॉर्म करना हो न्यू स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ नहीं देगा। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, देखो ये आर्टिकल 3 में गिवन है। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ये भी आर्टिकल 3 में गिवन है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी आर्टिकल 3 में गिवन है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किसी आर्टिकल किसी शेड्यूल में कवर होता है या नहीं। अगर वो मेंशन है तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको किसी भी आर्टिकल में नहीं रखा, इसका मतलब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में नहीं है। अ स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, गाइस ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जो डी स्टेटमेंट है वो इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement and answer using the codes given below. The term union of state has been used in the constitution because Indian states have no right of separation. ये बात बिल्कुल सही है। As के Dhar commission had given preference to the administrative convenience rather language for reorganization, ये बात बिल्कुल सही है। धार कमीशन ने बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हम स्टेट्स को सेपरेट कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते। फिर जो कांग्रेस कमेटी बैठी जिसको जेवीपी कमेटी है, वाज नॉट इन द फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है। जेवीपी कमेटी ने भी क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करना ऑन द फेवर ऑफ लैंग्वेज। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट है, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। काफी बार डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट का करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें जो स्टेट पीछे से क्वेश्चंस भी होते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चंस एक जैसे आपको ज्यादा दिखेंगे। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड, किस शेड्यूल को आपको अमेंड करना होगा। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को आपको अमेंड करना होता है। फिफ्थ नो, थर्ड नो, सेकंड नो, फर्स्ट, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। देखो ये जो क्वेश्चन है वो 1996 का, तो उसके बेसिस पे 7 था, बाकी फिलहाल के बेसिस पे 8 है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2007 में पूछा गया, उस वक्त सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी और उसके अकॉर्डिंग कम था। अभी हमारे पास ऑर्डिनेटेड है तो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी जब 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, 17 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 एंड 8 या 17 एंड, सो करेक्ट आंसर क्या है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अभी इंडिया में है। देखो अभी छोड़ दो, ये हमारे में 28 स्टेट्स हैं और अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है क्योंकि ये 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के बाद तो भाई कितने हो गए थे, 29 हो गए थे, लेकिन अभी 28 है, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। विच ऑफ द टेरिटरी इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी। तो फिलहाल तो भाई गोवा स्टेट है, बाकी सब क्या यूनियन टेरिटरी है, तो गोवा ही यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ स्टेट हैज नॉट बीन रीनेम्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के बाद जब आपको 1947 के बाद कौन सी स्टेट है जिसकी कैपिटल का नाम चेंज हो गया। तो आपको पता है तमिलनाडु की जो पहले जो कैपिटल थी वो मद्रास थी जिसका नाम चेंज कर दिया था चेन्नई, तो तमिलनाडु की तो की है। वेस्ट बंगाल की कलकत्ता थी जिसको चेंज करके कोलकाता कर दिया गया। केरला की क्या थी बताओ भाई, क्या थी, मैसूर थी ना, जिसको चेंज करके हमने क्या कर दिया था, एक मिनट गाइस, देखो दिमाग कभी कभी आता है। हाँ, केरला की त्रिवेंद्रम थी जिसको त्रिवेंद्रापुरम नाम कर दिया, ठीक है, सॉरी मैसूर तो कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश की जो हैदराबाद वो पहले भी नाम था अभी, ठीक है। तो किसका नहीं किया नाम चेंज, वो आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट है, चल भाई, दिल्ली क्या है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस काउंसिल या नन ऑफ दिस। आपको पता नहीं चाहिए दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने नेशनल कैपिटल रीजन का नाम दिया था, अभी डिस्कस किया 69th अमेंडमेंट एक्ट से, फाइन। नेक्स्ट है, which one of the following pairs is not correctly matched in terms of the power of president of India to make regulation of certain union territories under article 240।
देखो गाइस, हम यूनियन टेरिटरीज अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम ये डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको नहीं करते क्योंकि आपको नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गोवा ने अपनी स्टेटहुड की 1987 में, क्या बात बिल्कुल सही है। दीव जो आइलैंड है वो गल्फ ऑफ खंबात में, बात भी सही है। दमन एंड दीव को गोवा से सेपरेट किया था बाय 56 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। दादरा नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनियल की थी अंडर, नहीं देखो मैंने बताया था पोर्टुगीज की थी, मेनली 3 थी पोर्टुगीज की, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा। ठीक है, सो जो इसमें इनकरेक्ट है वो कौन सी है? डी। नेक्स्ट है, सिक्किम इंडिया का पार्ट बना कब? 30th, 32nd, 35th या 40th? देखो इंडिया का वो पार्ट 35th अमेंडमेंट में बन गया था, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट बनाया गया? देखो गाइस, 35th अमेंडमेंट से सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था, लेकिन 36 से सिक्किम फुल स्टेट हुड बनी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसमें 35th नहीं आएगा, कहीं आप 35th लगा दो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है 36। फाइन। नेक्स्ट है, सेपरेट वन अदर स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय। अगर आपको बिहार से अलग स्टेट निकालनी है, वो आप कैसे बनाओगे? पासिंग द लेजिस्लेशन इन स्टेट असेंबली, पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, नन ऑफ दिस। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको न्यू स्टेट बनानी है तो पार्लियामेंट अपनी अंडर आर्टिकल 3 से बना सकती है। ठीक है, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट नहीं करना होगा, ना ही आपको पहले स्टेट असेंबली में पास करना होगा, ना गवर्नर के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है, क्योंकि आप अंडर आर्टिकल 3 किसी भी न्यू स्टेट को बना सकते हो और पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, देखो इसमें 4 नाम दे रखे हैं। सिक्किम को कब बनाया गया? 87 में, क्रोनोलॉजिकल बताना है। अरुणाचल प्रदेश को कब बनाया गया? नागालैंड को, हरियाणा को। ठीक है, फिर देखो भाई, हरियाणा को 66 में बनाया गया, नागालैंड को 63 में बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को कब बनाया गया? एक सेकेंड, हाँ, अरुणाचल प्रदेश को कब बनाया गया? 87 में बनाया गया। सिक्किम को कब बनाया गया? 87 में बनाया गया। सो गाइस, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। फाइन। नेक्स्ट है, नागालैंड को 63, 66, 87, 87, तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल बात सही है। सिक्किम को अगेन 87, 66, देखो ये 66 पहले आ जाएगा क्या? सिक्किम गलत, सॉरी सिक्किम एंड 75 में गई गलती से, सॉरी। नागालैंड 1963 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 यहाँ तक सही चल रहा है, लेकिन हरियाणा 1966, तो ये गलत हो गया ना, अगर ये यहाँ होता तो ये कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग? अगेन आपको बताना है, छत्तीसगढ़ 2000 में बनाया गया, झारखंड को भी 2000 में बनाया गया, सिक्किम को 75 में, अरुणाचल प्रदेश को 87 में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है गाइस? 1, 4, 2, 3। यस, तो देखो सबसे पहले कौन सी बनी? सिक्किम, तो 4 आया ना, फिर अरुणाचल प्रदेश 87 में 2, फिर छत्तीसगढ़ 1, फिर आया 4 to 1, इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसके आंसर डी पे मत जाएं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 143 है, जो कि गलत। फाइन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द जो स्टेट झारखंड है वो आई थी? 2000 में आई थी, आपको पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या? 2000। छत्तीसगढ़ स्टेट कब आई? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नवंबर 2000 है। उत्तराखंड स्टेट को कब क्रिएट किया गया? 1999 में, 2000, 2001, 2002। आपको पता होना चाहिए 2000 में 3 स्टेट बनाई थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। ठीक है, हरियाणा 66 में, सिक्किम 75 में, नागालैंड 63 में, मेघालय 72 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 3142। देखो गाइस, आपको याद रखने सभी स्टेट्स कौन से ईयर में बनाए गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसमें स्टेट्स को बनाया गया। आंध्र प्रदेश 53, हिमाचल प्रदेश 70, भाई हिमाचल प्रदेश को हमने 66 में बनाया। ठीक है, हरियाणा को 66 में, सिक्किम को 75 में। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1324। फाइन। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज। देखो अगेन, नागालैंड 63 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 75 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बाकी सब खराब है। नेक्स्ट टाइम, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो महाराष्ट्र का बना 60, राजस्थान पहले से बना होता 56, उसको हमने कुछ नहीं करा। हरियाणा 66, तो क्रोनोलॉजिकल तो नहीं है। हरियाणा 66, 56, 69, राजस्थान 56,
60, 66, लेकिन हमें कैसे लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग में नहीं लगाना। 66, 60, 50, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये भी जरा देख लेना, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948? 1948 में कौन सी स्टेट बनी? देखो जो वेस्ट बंगाल है ये पहले ही एक प्रोविंस था। देखो आपको पता है जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो हमारे प्रोविंसेस होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स नहीं होते थे। इवन पाकिस्तान में आज भी प्रोविंसेस है, लाइक उनका जो पंजाब प्रोविंस है, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग से आपका डिमांड हो रहे, तो प्रोविंसेस था, स्टेट्स का सिस्टम बाद में है, ठीक है। तो पहले सबसे ना ये सभी के सभी प्रोविंसेस होते थे, वेस्ट बंगाल भी, पंजाब भी, असम भी, और जो हिमाचल प्रदेश था वो जो प्रोविंस बना था वो 15 अप्रैल को बना था 1948 में। तो हिमाचल प्रदेश क्या बना था, उसको प्रोविंस बना था। अगर हम देखें तो स्टेट तो कोई भी नहीं बना, अगर इसमें जगह प्रोविंस भी लिखा होता तो इसका करेक्ट आंसर जो होता डी। फाइन। नेक्स्ट है उल्फा एक्सट्रीमिट्स, अभी तो ऊपर है क्वेश्चंस 2। बिहार एज एन इंडियन स्टेट कब बना 1911, 1912, 1936, 2000। तो भाई 1936 का करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। आपको पता है मद्रास को रीनेम किया गया था तमिलनाडु, ठीक है। मैसूर को तो भाई कर्नाटका किया गया था ना। गोवा सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव, बिल्कुल सही है। बॉम्बे को स्प्लिट किया गुजरात एंड महाराष्ट्र में, ये बात भी सही है। हिमाचल प्रदेश प्रीवियसली लिस्ट ऑफ ये तो करेक्ट आंसर किया इसमें ए, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें ए। नेक्स्ट है उल्फा एक्सट्रीमिस्ट मेनली कहाँ रहते हैं? असम, यूपी, पंजाब या जम्मू कश्मीर। देखो उल्फा आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, इट इज नोन एज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये कहाँ रहते हैं? असम में रहते हैं। पीपल्स वॉर ग्रुप एक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है गाइस। ये सब ना हमारा डेली करंट अफेयर्स में कवर करते हैं। जो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है किस किस स्टेट में? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, ठीक है। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट काफी लंबा चला है, तो जो करेक्ट आंसर है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। कमीशन जो बैठाया गया था रीऑर्गेनाइज स्टेट्स को, लैंग्वेज को, कब बैठाया था? 1956, 1956, 57, 1960। देखो गाइस हमने कमीशन को 1953 में बैठाया था, सो करेक्ट आंसर इसका 1953 है। लेकिन अगर ना हो तो 1956 को आप करेक्ट करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कब? 56, 60, 62 और 73। आपको पता है 56 में आया था एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिजाइन किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? डिस्कस कर चुकी हूँ, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी थी? ऑलरेडी डिस्कस्ड, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन द लैंग्वेज बेसिस ऑफ इंडिया? ठीक है। सो जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सबसे पहले जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस बनाया गया वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज अ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। कब बनाया गया था? 50, 53, 56 या 61? आपको पता ही होगा 53 में बनाया गया था। इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट? 47, 51, 56, 66। सबको पता है 56, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया विद एमसीक्यूज एंड विद प्रीवियस क्वेश्चन। कल से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो बताना, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। तब तक बाय बाय एंड टाटा।